नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस के एक नए क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल प्रश्न। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया। पहला प्रश्न है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग याद रखेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में। इसकी स्थापना 1921 में, फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया? तो राष्ट्रीयकरण के बारे में आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को। तब जाके इसका नाम क्या रख दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक इसको बना दिया गया, जिसे हम लोग क्या बना, स्टेट बैंक, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एसबीआई बोलते हैं। अब एसबीआई का आप लोग बताएंगे मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान समय में हेड कौन है? तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके जो हेड है उनका नाम दिनेश कुमार खारा है। दिनेश खारा इसके हेड है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग एसबीआई के बारे में याद रखेंगे। ठीक, बात करते हैं भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था। ठीक, तो भारत का जो सबसे पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा बैंक था? ये भारत का पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये भारत का पहला बैंक था। ठीक, और इसकी स्थापना आप लोग बताएंगे कब हुई थी। इसकी स्थापना 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और बात करें विश्व का पहला बैंक कौन सा था। विश्व का सबसे पहला बैंक कौन था? विश्व का पहला बैंक कौन सा था? तो विश्व का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ वेनिस था। बैंक ऑफ वेनिस था विश्व का पहला बैंक। कौन सा? बैंक ऑफ वेनिस था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आपसे अगर पूछे कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे देखिए प्रश्न है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो 1806 में हुई थी बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना। फिर बैंक ऑफ यहाँ पे मुंबई की, यानी कि बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना पूछे, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना पूछे तो ये 1840 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास की पूछे, बैंक ऑफ मद्रास की पूछे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ मद्रास की 1843 में हुई थी। इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इसकी 1840 में, यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1840 में हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1840 1843 में। ठीक, तो इतनी चीजें याद रखेंगे। और इन्हीं तीनों बैंक को मिला करके क्या बनाया गया था? इंपीरियल बैंक बनाया गया था। इन्हीं तीनों को मिला के क्या बनाया गया था? इंपीरियल बैंक बनाया गया था। और कब बनाया गया था इंपीरियल बैंक? तो इसकी स्थापना हुई थी, इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी 1921 में। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिला के इंपीरियल बैंक बनाया गया था, जो कि बना था 1921 में। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल का विलय किस में हुआ था? तो इसका विलय हुआ था इंपीरियल बैंक में। इंपीरियल बैंक बनाया गया था इसका विलय करके। इंपीरियल बैंक कब बनाया गया था इसका विलय करके? 1921 में। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे इंपीरियल बैंक के बारे में। तो अब बात करते हैं बैंक ऑफ मद्रास के बारे में। तो हमने बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 में हुई थी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना। और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 1840 में हुई थी। और बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1806 में हुई थी। तो इन तीनों चीजों को याद रखेंगे। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? भारतीयों द्वारा संचालित जो पहला बैंक था वो अवध कमर्शियल बैंक था। ठीक, अवध कमर्शियल बैंक था। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। और अवध कमर्शियल बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बात करें पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित जो बैंक था उसका क्या नाम था? उसका नाम पंजाब नेशनल बैंक था। उसका नाम क्या था? पंजाब नेशनल बैंक था। और पंजाब नेशनल की बैंक की बात करें, इसकी स्थापना 1894 यहाँ पे 94 में हुई थी। इसकी स्थापना 1894 हुई थी। और इसका जब स्थापना हुआ था तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हुआ था? लाहौर पाकिस्तान में इसकी स्थापना हुई थी। लाहौर पाकिस्तान में इसकी स्थापना हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की। अब बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 14 बड़े बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण
कब किया गया था? तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और फिर बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब कब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछे तो इसकी राष्ट्रीयकरण कब हुई थी? 1980 में हुई थी। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हिस्ट्री का। और ये सारे प्रश्न आप लोग यदि प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करते होंगे तो ये सब सारे प्रश्न आपको मिलते होंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। आपसे पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो आप लोग बताएंगे कुतुब मीनार का निर्माण कौन करवाया था? ऐबक ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। आपसे पूछे कि कुतुब मीनार को निर्माण को पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने आगे चल के इसके निर्माण को पूरा करवाया था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों को किसे सौंप कर गया था? तो मोहम्मद गौरी ने जो यहाँ पे युद्ध करके जो प्रदेश जो अपना जीता था, वो बाद में जाते समय ये ऐबक को, इसका गुलाम था, ये ऐबक को सौंप कर चला गया था। ठीक, और मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद गौरी जो था वो क्या किया था? मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी के बारे में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये सिक्कों पे किसकी मतलब चित्र छपवाया था? तो ये लक्ष्मी जी के सिक्कों पे लक्ष्मी जी की फोटो छपवाता है, यानी कि सिक्कों पे लक्ष्मी माता की फोटो छपवाता है। मोहम्मद गौरी सिक्कों पे लक्ष्मी माता की फोटो छपवाता है, चित्र छपवाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे ये अंतिम आक्रमण ये पंजाब के विरुद्ध करता। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में नींव रखी मुस्लिम शासन की। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। और बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। आपसे पूछे गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 1206 में ये गुलाम वंश की स्थापना करता है। और गुलाम वंश का पहला शासक भी कौन बनता है? गुलाम वंश का पहला शासक भी कौन बनता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है गुलाम वंश का पहला शासक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है गुलाम वंश का पहला शासक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और इसकी मृत्यु हो गई थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये चौगान खेल रहा था, चौगान, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलो भी कहते हैं। तो पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी घोड़े पर से गिर के, और ये 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी। यहाँ पे दरबार में फारसी भाषा चलता था। और भारत में पोलो या चौगान की शुरुआत कहाँ की किसने की? तो भारत में आपसे पूछे कि पोलो और चौगान की या फिर चौगान की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत तुर्कों ने किया था। ठीक, इसकी शुरुआत तुर्कों ने किया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आपसे पूछे कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आपसे पूछे कि यहाँ पे अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इल्तुतमिश की ये बेटी थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। और बात करते हैं यहाँ पे प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। आपसे पूछी एग्जाम में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। ठीक, मुस्लिम महिला शासिका ये रजिया सुल्तान थी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका भी रजिया सुल्तान थी। आपसे पूछे कि रजिया सुल्तान के हत्या कराने में किसका हाथ था? इसके हत्या कराने में किसका हाथ था? तो बहराम शाह का हाथ था। बहराम शाह का हाथ था इसके हत्या कराने में, यानी कि मर्डर में बहराम शाह का हाथ था। ठीक, आगे बात करते हैं खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे देखिए खिलजी वंश की स्थापना पूछे किसने की? तो खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था खिलजी वंश की स्थापना। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था खिलजी वंश की स्थापना। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की आगे चल के हत्या कौन कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी की आगे चल के हत्या जो है, यहाँ पे खिलजी वंश की जो स्थापना करता है वो कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी करता है। जलालुद्दीन खिलजी करता है खिलजी वंश की स्थापना। ठीक, आगे चल के इसकी हत्या कौन कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी कर देता है।
अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी इसका दामाद या गुलाम और इनका भतीजा भी रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम पूछा जाता है, इसके बचपन का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन का नाम था अली गुरसप इसे बोलते थे, अली गुरसप इसे बोलते थे बचपन में, अली गुरसप इसे बोलते थे। जैसे आपका भी नाम था बचपन में कुछ, तो वैसे इसका भी नाम था बचपन में, इसे अली गुरसप बोलते थे। ठीक, यहाँ पे अली गुरसप इसे बोलते थे, इसके बचपन का नाम था। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे इसे सिकंदर ए सानी भी कहा जाता था, सिकंदर ए सानी भी इसे कहा जाता था। ठीक, सिकंदर ए सानी भी इसे ही कहा जाता था। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे एग्जाम में इसके उपाधि वगैरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ था। ठीक, और बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, तो मंगोलों का जो हेड रहता था वो कौन था? मंगोलों का हेड जो रहता था वो चंगेज खां था। मंगोलों का जो हेड था वो चंगेज खां था। और ये चंगेज खां जो था वो अपने आप को क्या कहता है? वो खुद को क्या कहता है? वो ईश्वर को खुद को क्या कहता है? ये स्वयं को ईश्वर का अभिशाप मानता है। ये स्वयं को क्या कहता है? ये स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता है कि मैं ईश्वर का क्या हूँ? अभिशाप हूँ। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति पूछे या फिर अस्थाई सेना रखने की बात कहे कि किसने शुरुआत की थी? अस्थाई सेना रखने की बात शुरुआत किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी आप लोग याद रखेंगे, इसकी शुरुआत किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत किया था। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी इसकी बाजार मूल्य नियंत्रण और फिर अस्थाई सेना रखने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी की थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का जो चलन था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, इसने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक, आपसे पूछे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन से वंश के लोगों ने चलवाए? सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन से वंश के लोगों ने चलवाए? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के लोगों ने चलवाए? तो गुप्त वंश के लोगों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का एक उपनाम था, ये भी आप लोग बताएंगे इसका क्या उपनाम था। तो इसे अबुल मजहिद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अबुल मजहिद कहा जाता है। तो ये भी इसके उपनाम है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे प्रश्न है यहाँ पे लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है, तो इब्राहिम लोधी है। ठीक, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन सा है? इब्राहिम लोधी अंतिम शासक है इसका। लेकिन आपसे पूछे कि यहाँ पे लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोधी ने किया था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। लोधी वंश की स्थापना, इसकी स्थापना कौन किया था? बहलोल लोधी ने किया था। ठीक, इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, ये मोरक्को से आया था। और इसकी एक पुस्तक है इब्न बतूता की, बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसकी पुस्तक कौन सी है? रेहला इसकी फेमस पुस्तक है। आगे बात करते हैं ये किसके शासन काल में आया था? इब्न बतूता किसके शासन काल में आता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये भारत आता है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे अलबरूनी ने किया था। किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अलबरूनी ने किया था। आगे बात करते हैं इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अबू रेहान मोहम्मद इसका पूरा नाम था। ठीक, ये इसका पूरा नाम था अलबरूनी का अबू रेहान मोहम्मद। और अलबरूनी को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता था। 11वीं सदी का भारत का दर्पण इसे कहा जाता है। भारत का दर्पण इसे कहा जाता है। ठीक, तो ये कहा जाता था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार जो थे अमीर खुसरो, ये प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो ने इसकी रचना की थी। अमीर खुसरो की रचना की थी। ठीक, अमीर खुसरो ने इसकी रचना की थी। आपसे पूछे खड़ी बोली का विकास किसने किया था? खड़ी बोली का विकास किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का विकास किया था। ठीक, आगे आपसे पूछे यदि कि हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है?
हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता। तैमूर लंग भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। गुलामों की सर्वाधिक संख्या किसके शासनकाल में थी? तो गुलामों की जो सर्वाधिक संख्या थी वो बलबन के समय में थी। गुलामों की सर्वाधिक संख्या। आपसे पूछे कि किस सुल्तानों ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने, यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था। फिरोज शाह यहाँ पे वहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार दिया था। इसके लिए इसने किस विभाग की स्थापना की थी? इसने दीवान ए खैरात बनवाया था। दीवान ए खैरात नामक एक विभाग की स्थापना किया था और एक दीवान ए बंदगान नाम के एक विभाग की स्थापना किया था। दीवान ए बंदगान नाम के विभाग की स्थापना किया गया था। ठीक। और बात करते हैं यहाँ पे गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? तो गज ए सिकंदरी का प्रचलन जो है सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने इसका प्रचलन किया था। ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पे आगरा शहर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ही आगरा शहर को बसाया था। ठीक। आगरा शहर को ये बसाया था। ठीक। ये भी आप लोग याद रखेंगे, बसाया था। कौन बसाया था? सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था। आगे यहाँ पे आपसे पूछे कि गुलउखी नाम से यहाँ पे कविता, गुलउखी उपनाम से कविताएं कौन लिखा करता था? तो गुलउखी नाम से कविताएं जो है वो यहाँ पे सिकंदर लोदी लिखा करता था। गुलउखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे नहर निर्माण के लिए कौन से शासक प्रसिद्ध हैं? नहरों के निर्माण के लिए कौन से शासक प्रसिद्ध हैं? यहाँ पे नहरों के निर्माण के लिए तो फिरोज शाह तुगलक हैं यहाँ पे नहरों के निर्माण के लिए। फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप को ख्याति प्राप्त है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पे रहती है। और यहाँ पे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो भी एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। आपसे पूछे कि कितने प्रतिशत यहाँ पे जनसंख्या रहती है? विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत यहाँ पे जनसंख्या रहती है? तो विश्व की जनसंख्या का 59% जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप पे रहती है। और सबसे कम जनसंख्या पूछे कि किस महाद्वीप पे रहती है? तो सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे रहती है, सबसे कम जनसंख्या। और बात करते हैं यहाँ पे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा महाद्वीप। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप। इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या, यहाँ पे देश की बात कर रहा है तो चीन में है सबसे अधिक जनसंख्या। और सबसे कम जनसंख्या पूछे कहाँ पे है? सबसे कम जनसंख्या वेटिकन सिटी में है। वेटिकन सिटी ये भारत का, यहाँ पे विश्व में एक देश है, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या और करीब कितनी जनसंख्या है? 900 की जनसंख्या है यहाँ पे। और यहाँ पे पूछे कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे अपना भारत है, अपना प्यारा भारत है, दूसरे नंबर पे सबसे अधिक जनसंख्या। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या, तो अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश की यहाँ पे बात कर रहा है तो अफ्रीका में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो नाइजीरिया है। नाइजीरिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है? नाइजीरिया में पाई जाती है। और बात करते हैं सर्वाधिक जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? सर्वाधिक जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो इसलिए इसे सर्वाधिक जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे जनजाति महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे जनजाति महाद्वीप भी कहा जाता है। किसे? अफ्रीका को जनजाति महाद्वीप कहा जाता है। और अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे अंध महाद्वीप भी अफ्रीका को कहा जाता है। और बात करते हैं इसे पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। पठारी महाद्वीप भी अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग अफ्रीका के बारे में याद रखेंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में है। विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया में है। इसकी राजधानी कहाँ पे? जकार्ता है इसकी राजधानी। और दूसरी राजधानी यहाँ पे होगी, ये भी आप लोग याद रखेंगे, न्यू संतारा इसकी राजधानी बनाई जाएगी। न्यू संतारा इसकी आगे चल के राजधानी बनाई जाएगी। ठीक। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो जावा द्वीप है। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप। सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है?
तो मोनाको है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, मोनाको है यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश मोनाको है। लेकिन पूछे एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है, तो एशिया में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो सिंगापुर है। ठीक, सिंगापुर है एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या। अब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आप लोग बताएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है, तो भारत की जो मुद्रा का नियंत्रण करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये भारत के मुद्रा को क्या करता है, ये नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक, और यहाँ पे बात करते हैं 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो 1 रुपए के नोट के बारे में बात करते हैं तो इसको वित्त मंत्रालय इसे जारी करता है, वित्त मंत्रालय इसे जारी करता है। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे सिग्नेचर किसके, यहाँ पे हस्ताक्षर किसके होते हैं, 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे इसके हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं, वित्त सचिव के इस पे हस्ताक्षर होते हैं। बात करते हैं विमुद्रीकरण का अर्थ क्या है, तो पुरानी मुद्रा को बंद करके, जो पुरानी नोट है, पुरानी नोट या फिर मुद्रा आप लोग कह लीजिए, पुरानी मुद्रा को बंद करके नया मुद्रा चालू करना क्या कहता है, क्या कहलाता है, मुद्रा करके नई मुद्रा चालू करना, नई मुद्रा को चालू करना, ये क्या कहलाता है, ये मुद्रा विमुद्रीकरण कहलाता है। अब तक कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है विमुद्रीकरण। कब कब आपसे पूछे हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे 1949 में एक बार हुआ था, और फिर 1966 में विमुद्रीकरण हुआ था, और फिर आपके पूछे 1991 में, ये स्वतंत्रता के बाद है। ये स्वतंत्रता के बाद जो विमुद्रीकरण हुआ था वो है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 3 बार विमुद्रीकरण हुआ था, एक बार 1949 में, फिर 1966 में, फिर जाके 1991 में हुआ था। व्यापार कर लगाने की शक्ति किसके पास है, तो व्यापार कर जो व्यापार कर लगाने की जो शक्ति है वो आपके राज्य सरकार के पास है। ये राज्य सरकार ही क्या करता है, व्यापार कर लगाता है। और इसके संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो व्यापार कर के बारे में अनुच्छेद दिया है 267 में। ये कहा गया है कि व्यापार कर लगाने की जो शक्ति है वो किसके, राज्य सरकार के पास है। ठीक, और यहाँ पे बताएंगे आप लोग, तो आपसे पूछे यदि यहाँ पे प्रत्यक्ष विनिमय क्या है, प्रत्यक्ष विनिमय किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष विनिमय किसे कहते हैं, तो ये आप लोग बताएंगे कि प्रत्यक्ष विनिमय किसे कहते हैं। तो ऐसा विनिमय जैसे वस्तु विनिमय हो गया, ये प्रत्यक्ष विनिमय का उदाहरण है। वस्तु विनिमय, तो इसमें क्या होता है कि हम आपको कोई वस्तु देते हैं और आप भी हमें कोई वस्तु देते हैं, तो ये हो गया वस्तु विनिमय हो गया, ये वस्तु विनिमय हो गया। आपसे पूछे कि तो इसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय को क्या कहते हैं, तो वस्तु विनिमय को मांग बराबर पूर्ति भी बोलते हैं। यहाँ पे मांग बराबर, इसे मांग बराबर पूर्ति भी बोलते हैं, मांग बराबर पूर्ति भी बोलते हैं। ठीक, वस्तु विनिमय को। और यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और हो जाएगा इसका, जैसे मुद्रा विनिमय हो गया, जैसे हम आपको पैसा दें, आप बदले में हमें वस्तु दें, तो ये मुद्रा विनिमय हो गया। ये भी कैसा विनिमय है, ये प्रत्यक्ष विनिमय है। और वस्तु विनिमय भी कैसा विनिमय है, ये प्रत्यक्ष रूप से होने वाले विनिमय है। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और आगे बात करते हैं यहाँ पे नगर निगम की आय का स्रोत कौन सा है, तो नगर निगम आप लोग जानते हैं इसके आय का स्रोत क्या है, जैसे गरीब घर के पर टैक्स लगा दिया, और बिजली पे जो आय होता है उसका पैसा मिलता है नगर निगम को। उसके बाद आपके कैसे बाजारों पे कर लगाया जाता है, उस पे आपको टैक्स मिलता है, बाजारों पर जो कर लगाया जाता है उस पे भी यहाँ पे पैसा आता है नगर निगम को। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और आपसे पूछे कि केंद्र सरकार में सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है, केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है, केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे उत्पाद कर से यहाँ पे केंद्र सरकार को सर्वाधिक यहाँ पे राजस्व प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग याद रखेंगे। केंद्र सरकार को उत्पाद कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। यहाँ पे लिखा तो है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे उत्पाद कर से यहाँ पे केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है,
तो देखिए यहाँ पे जो उत्तर भारत की जो जितनी भी मंदिरें बनाई गई हैं उत्तर भारत में, वो सारी की सारी किस शैली में, वो नागर शैली में। तो और ये जो आपके पूरी जो मंदिर है या फिर भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा, ये किस किस भारत में स्थित है, तो ये उत्तर भारत में स्थित है। तो यहाँ की जो मंदिरें हैं वो कैसी शैली में, ये नागर शैली में बनाई गई हैं। कैसी शैली, नागर शैली में बनाई गई हैं। और जो दक्षिण भारत में मंदिरें बनाई गई हुई हैं, जो दक्षिण भारत की मंदिरें हैं वो किस शैली में बनाई गई हैं, वो द्रविड़ शैली में बनाई गई हैं, वो द्रविड़ शैली में बनाई गई हैं। तो दक्षिण भारत की सभी मंदिरें द्रविड़ शैली में बनाई गई हैं। और बेसर शैली क्या होता है, बेसर शैली, तो जिसमें आपको नागर शैली और फिर आपको द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव दिखे, नागर शैली और फिर द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव दिखे, बेसर शैली और फिर द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव दिखे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे बेसर शैली कहते हैं। और मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली किसे कहते हैं, ये भी आप लोग बताएंगे। पंचायतन शैली किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए बीच में एक मंदिर बड़ा वाला हो और किनारे किनारे यहाँ पे छोटी छोटी 4 मंदिरें बनी हो, तो इसे कहते हैं मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली। बात करते हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 मंदिरें हो गई, तो इसीलिए इसे पंचायतन शैली बोलते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न को देख लेते हैं, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कैसे शासक थे, ये राष्ट्रकूट शासक थे। जो कृष्ण प्रथम थे ये राष्ट्रकूट शासक थे। ठीक, इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क मंदिर, यहाँ पे देखिए आपसे पूछे कि कोणार्क मंदिर कहाँ पे है, तो ये पुरी में है। पुरी में कोणार्क मंदिर है। ये कैसा मंदिर है, ये सूर्य भगवान का मंदिर है, ये सूर्य मंदिर है। और बात करते हैं यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा भी इसे कहा जाता है। ठीक, ये कहाँ पे स्थित है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आप पूछेंगे यहाँ पे इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है गंग वंश के लोगों ने करवाया था। गंग वंश के शासक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, आगे बात करते हैं लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ये भी कहाँ पे स्थित है, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक, और इसका निर्माण आपसे पूछे कहाँ पे किसने करवाया था, तो अनंत वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। अनंत वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। खजुराहो मंदिर पूछिए आपसे कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है खजुराहो मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था, खजुराहो मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था। इसका निर्माण चंदेल शासक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। इसका निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था। और ये किस भगवान का मंदिर है, जो खजुराहो मंदिर है ये विष्णु भगवान का मंदिर है, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे सोमनाथ मंदिर। तो ये कहाँ पे स्थित है, प्रसिद्ध मंदिर है, ये गुजरात में स्थित है। और इसको किसने लूटा था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये महमूद गजनवी ने इसे लूट लिया था। महमूद गजनवी ने भारत के वहाँ पे यहाँ पे गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित जो सोमनाथ मंदिर है उसे महमूद गजनवी ने लूटा था। कब लूटा था, 1025 में लूटा था। ठीक, और यहाँ पे इस समय इसका शासक यहाँ पे कौन सा शासक था, तो चालुक्य शासक, यहाँ पे चालुक्य वंश के शासक थे। चालुक्य वंश के शासक थे वो कौन थे, तो भीम प्रथम थे यहाँ पे शासक है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भीम प्रथम यहाँ पे शासक थे। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि हजारा स्वामी मंदिर कहाँ पे स्थित है, आपसे पूछे कि हजारा स्वामी मंदिर कहाँ पे स्थित है, हजारा स्वामी मंदिर कहाँ पे स्थित है। हजारा स्वामी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये आप लोग बताएंगे कहाँ पे स्थित है। और इसका निर्माण कृष्ण देव राय ने करवाया था। इसका निर्माण किस देव राय ने करवाया था। आपसे पूछे कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर, ये एग्जाम में मंदिर वगैरह बहुत पूछे जाते हैं। तो ये माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू कहाँ पे है, ये अरावली पे राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो ये औरंगजेब ने बनवाया था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा कौन, औरंगजेब ने बनवाया था। और इसके बीबी का क्या नाम था औरंगजेब के, तो इसकी बीबी का जो नाम था बेगम
इसके बेगम रबिया दुर्रानी इसके बीवी का नाम था। बेगम रबिया दुर्रानी इसके बीवी का नाम था। अब बात करते हैं यहाँ पे इस बीवी के मकबरे को क्या कहा जाता है? इसे ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ताजमहल का इसे क्या कहा जाता है? इसे ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ताजमहल के जैसे ही बनाया गया था और सही से बन नहीं पाया था। इसे ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। फूहड़ नकल भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और औरंगाबाद का नया नाम अब हो गया है संभाजी नगर। तो हो सकता है एग्जाम में यही आपको मिल जाए, संभाजी नगर औरंगाबाद का नया नाम हो गया। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र राज्य में भारत के है। ठीक। और बात करते हैं यहाँ पे मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आप लोग याद रखेंगे, मोती मस्जिद का जो है निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक। आगे बात करते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसे पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गुरु तेग बहादुर आपसे पूछे यहाँ पे, आपसे पूछे कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। और सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पे है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप है और इसे अशोक ने बनवाया था। ये कहाँ पे स्थित है? तो सांची का स्तूप की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अशोक किस वंश का शासक था? ये आपके मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे बात करते हैं यहाँ पे गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे और इनकी हत्या किसने किया था? गुरु तेग बहादुर की। तो इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने इसकी हत्या करवाया था। और बात करते हैं गुरु तेग बहादुर के बारे में, तो औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दिया था। तो बात करते हैं यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है? औरंगजेब को इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर की भी उपाधि दी गई थी। आपसे पूछे कि ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर के निर्माण आपसे पूछे कौन करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव करवाए थे। आपसे पूछे कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो आदि की ग्रंथ की रचना भी कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव ही किए थे। गुरु अर्जुन देव ने किया था आदि ग्रंथ की रचना। आगे बात करते हैं यहाँ पे शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब ने दिया था शिवाजी को राजा की उपाधि। और बात करते हैं यहाँ पे शिवाजी को एक बार औरंगजेब ने कैद कर लिया था। शिवाजी को औरंगजेब ने एक बार कैद कर लिया था। शिवाजी को औरंगजेब ने एक बार कैद कर लिया था। औरंगजेब ने कैद कर लिया था। और ये पूछा जाता है कि शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ पे रखा था? तो ये आगरा में रखा था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे रखा था? इसे आगरा में रखा था। और अगला प्रश्न है हमारा, नवरोज त्योहार को बंद किसने किया था? तो नवरोज त्योहार को बंद करने वाला कौन है? औरंगजेब है। औरंगजेब है। और ये आप लोग बताएंगे किस समुदाय का ये त्योहार है? औरंगजेब। ये आप लोग को बताया गया है। ये आप लोग बताएंगे कि नवरोज किस समुदाय का जो है फेमस त्योहार है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मुगल काल का सर्वाधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? मुगल साम्राज्य का जो है सर्वाधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? तो ये आपसे पूछे तो ये आपके औरंगजेब के शासन काल में हुआ था। मुगल काल का सर्वाधिक विस्तार ये औरंगजेब के शासन काल में हुआ था। ठीक। ये औरंगजेब के शासन काल में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय
गंगा डॉल्फिन है। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे गंगा डॉल्फिन। इसे कब घोषित किया गया, इसे कब घोषित किया गया था? तो ये 5 अक्टूबर 2009 को इसे घोषित किया गया था। इसीलिए 5 अक्टूबर को कौन दिवस बनाते हैं? 5 अक्टूबर को इसीलिए डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। ठीक, 5 अक्टूबर को इसी दिन डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और गंगा डॉल्फिन की इसका वैज्ञानिक नाम कौन सा है? आपसे पूछे इसका वैज्ञानिक नाम कौन सा है, क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग याद रखेंगे सूम्स, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग इससे याद रखेंगे। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपात, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल नंबर 352 में है। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपात। और एक एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा भारतीय संविधान का आर्टिकल है जो एक भी बार यूज नहीं हुआ है? तो केवल वित्तीय आपात का उपयोग एक भी बार नहीं हुआ है। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब लाया गया? तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन होता है, जो कि हुआ था 1976 में। इसके तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य शिक्षा, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो इसके लिए किया गया था 46वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 2002 में। और इसके लिए संविधान में एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। और पहले कितने थे? पहले फंडामेंटल ड्यूटी थे 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे। ठीक, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, यानी कि मौलिक कर्तव्य थे। और मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे, यानी कि एक भी नहीं थे। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में। अब बात करें आपसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। IMF का स्थापना पूछे कि कब हुई थी IMF की स्थापना? तो 1944 में हुई थी IMF की स्थापना। इसके लिए कौन सी सम्मेलन किया गया था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन इसके लिए किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा IMF यानी कि इंटरनेशनल मुद्रा फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और फिर IMF की स्थापना और वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोनों की हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। IMF का, यहाँ पे IMF के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे। इसमें कितने सदस्य हैं? IMF में कितने सदस्य देश हैं? 190 सदस्य हैं। और सबसे नवीनतम पूछा जाता है IMF का सबसे नवीनतम सदस्य कौन बना था? तो यहाँ पे एंडोरा बना था IMF का सबसे नवीनतम सदस्य। तो इतनी चीजें आप लोग इससे याद रखेंगे। ठीक, तो बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज करने वाले हैं लुई पास्चर। लुई पास्चर है रेबीज के टीके की खोज करने वाले। और इसे रेबीज कैसे होता है? यहाँ पे कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है रेबीज, कुत्ते के काटने से होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें पानी से डर लगता है, पानी से रेबीज में डर लगता है। ठीक, और पूछा जाएगा कि किस बीमारी से पानी से डर लगता है? तो आप लोग बताएंगे कि रेबीज में पानी से डर लगता है। इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। यहाँ पे हाइड्रो शब्द जहाँ पे मिले आपको तो समझ जाइए यहाँ पे पानी है हाइड्रोफोबिया की वजह से। तो ठीक, और आपके भारत का रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? भारत का रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? भारत में रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? गोवा है भारत का रेबीज मुक्त पहला राज्य। बात करते हैं सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है? तो सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है आपसे पूछे तो ये अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। और सुपीरियर झील की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि यहाँ पे 5 झील पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जगह तो है नहीं, लेकिन आप लोग बताएंगे कि मिशिगन यहाँ पे शिकागो की झील के किनारे स्थित है, शिकागो की झील के किनारे स्थित है। तो ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है, शिकागो की झील के किनारे स्थित है शिकागो, तो ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और 10वां नंबर प्रश्न है हमारा कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति है भारत के संवैधानिक प्रमुख है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद नंबर 53 में क्या कहा गया? जो कार्यपालिका की जो शक्ति होगी किसमें निहित होंगी?
कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति का कार्यकाल एग्जाम में पूछा जाता है कितने वर्ष का होता है, तो आर्टिकल नंबर 56 में कहा गया राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। और राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में दिया गया है, राष्ट्रपति का शपथ, तो आर्टिकल नंबर 60 में शपथ दिया गया है। CJI इसको यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के बनने के लिए योग्यता, राष्ट्रपति का महाभियोग किस में दिया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 61 में दिया गया है राष्ट्रपति का महाभियोग। कहाँ से लिया गया, किस देश से, ये भी आप लोग बताएंगे। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पे योग्यताएं किस अनुच्छेद में दिया गया राष्ट्रपति का, तो आर्टिकल नंबर यहाँ पे 56 में दिया गया, आर्टिकल नंबर 58 में दिया गया है राष्ट्रपति की योग्यताएं, आर्टिकल नंबर 58 में दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आप लोग याद रखेंगे, इसका रासायनिक नाम होता है NaHCO3, इसका रासायनिक नाम होता है NaHCO3, जिसे क्या कहते हैं, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और बात करते हैं इसे क्या, बेकिंग सोडा कौन सा है, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा आप एग्जाम में पूछे या फिर पूछे इसे खाने का सोडा का पूछे रासायनिक नाम, तो NaHCO3। और पूछे आप यहाँ पे इसको और एक नाम से बोलते हैं, इसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, इसे आप लोग मीठा सोडा भी बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया। प्यासा महासागर किसे कहते हैं, तो प्यासा महासागर किसे कहते हैं, अटलांटिक महासागर को कहते हैं प्यासा महासागर, अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर कहते हैं। और क्यों इसे प्यासा महासागर कहते हैं, क्योंकि जो विश्व की बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सभी आके किस में मिलती हैं, वो अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। इसकी आकृति किसके आकार की होती है, यस आकार की, अंग्रेजी के यस आकार की होती है। आप मैप में देखेंगे तो इस तरह से इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, तो इसीलिए इसकी आकृति यहाँ पे यस आकार की होती है। इसकी एक जलधारा है, आपसे पूछिएगा एग्जाम में, रेनेले जलधारा किस महासागर की है, रेनेल जलधारा किस महासागर की है, तो आप लोग याद रखेंगे कि जो रेनेल जलधारा है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है, रेनेल जलधारा। आपसे पूछे क्या कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ किस महासागर में स्थित है, बरमूडा त्रिभुज, इसे हिंदी में बरमूडा त्रिभुज कहते हैं और हिंदी में बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। और फिर सेंट हेलेना द्वीप आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो ये भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। आपसे पूछे कि यहाँ पे वेल्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, वेल्स घास के मैदान ये साउथ अफ्रीका में यानी कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका पूछे तो अफ्रीका यहाँ पे एक पूरा महाद्वीप है और दक्षिण अफ्रीका ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक, तो ये साउथ अफ्रीका में क्या पाए जाते हैं, वेल्स घास के मैदान। आपसे पूछे डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे आपसे पूछे यहाँ पे कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये अमेरिका में पाए जाते हैं प्रेयरी घास के मैदान। बात करते हैं भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसे संगीत प्रेमी भी कहा जाता है, संगीत प्रेमी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये इसका एक फोटो मिला था, चित्र मिला था, वो सिक्के पे बीड़ा बजा रहा था, सिक्के पे पर बीड़ा बजाते हुए इसका चित्र भी मिला था, इसलिए इसे संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे इनके दरबार में एक कवि रहते जिसका नाम क्या था, हरिसिंह था इसका नाम, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, दरबारी कवि थे। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।